कॉन्ट्रासेप्शन मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे हम लोगों ने यही खत्म किया था कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स जो हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, आपको एक बात ये बता दूं कि आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और ध्यान से मेरी जो लैंग्वेज है उसको सुनिएगा, ईयरफोन लगा के वर्ड टू वर्ड सुनिएगा, क्योंकि आपको जो नोट्स हैं ये तो हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन हर जगह ठीक ठाक नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बहुत बारीकी से एक एक सब चीज़ों को सुनिए। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहले तो क्वेश्चन एक नंबर में आता है कभी कभी जो कि पहले तो आपको बता दें कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन का सीधा मतलब है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन ना होने देना, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन ना होने देना। ये सारे मेथड, वो सारे मेथड जिससे आप फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश करें कि फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइजेशन ना होने पाए, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया हो तो आप उसको इम्प्लांट ना होने दें, यानी कि इम्प्लांटेशन ना होने पाए। ऐसे कोई भी मेथड जो आप अपनाते हो वो सारे मेथड आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में, मतलब टू अवॉइड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। तो अपने इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, यानी कि टू अवॉइड प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो तो कई टाइप के हैं। लेकिन कई टाइप होने में कई टाइप इस वजह से भी हैं क्योंकि जो है डिफरेंट डिफरेंट कपल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट सूटेबल चीज़ें होती हैं, इसलिए डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं। कुछ ज़्यादा प्रभावी हैं, कुछ कम प्रभावी हैं, किसी का इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। इस तरीके से कई सारे मेथड्स हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जान लेना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आइडियल प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी के बेस पे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट माना जाना चाहिए, वही आप जान लीजिए। तो उसमें ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो दी गई, ये हमेशा एक नंबर में पूछ लिए जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सबसे पहली चीज़ है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि उसको ऐसा ना हो कि वो आसानी से आपको मिले ना। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आप अपनाना चाहते हैं वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी कि जिस मकसद से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम वो करे। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट इंटरफियर इन सेक्स एक्ट और डिज़ायर, यानी कि जो आप एक्चुअल सेक्स एक्ट, जो आपकी जो सेक्सुअल जो आपका एक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस हुआ सेक्सुअल एक्ट में या डिज़ायर में कहीं कमी आई तो फिर क्या होगा, फिर उसका मतलब नहीं निकलेगा आपके लिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ तब यूज़ करना चाहते हो जब उसका जैसे सेक्सुअल डिज़ायर अगर आपका नहीं रहा, सेक्सुअल एक्ट में अगर कोई आपकी समस्या आई, तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन लेने का मेथड क्या है। क्योंकि अगर सेक्सुअल एक्ट डिज़ायर में कहीं कमी आई तो जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है कि उस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन और जो है बाकी चीज़ें होंगी नहीं, तो अपने आप वो तो एक अपने आप में कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, ठीक है। तो शुड नॉट इंटरफेयर इन सेक्स एक्ट और डिज़ायर, इसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल होने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि आप किसी नाली से पानी जा रहा है और आपने जो है एक पत्थर लगा के रोक दिया, तो उस पत्थर को बाद में आप हटा भी सकें, यानी कि परमानेंट नहीं होना चाहिए। थोड़े समय के लिए आप उसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद जैसे आप उसको छोड़ें फिर से जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रिमूव होना, कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपके जो मेजर स्टेप्स हैं वो आपके रिमूव हो जाने चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल होने का मतलब ये होता है कि परमानेंट चेंज ना आ जाए। किसी चीज़ को आप रोकना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए आपने इस पर रखा और जब तक आपको काम था उसके बाद आपने इसको हटा लिया, यानी फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होगा तो जब भी आप प्रेगनेंसी चाहेंगे, ठीक है, तो प्रेगनेंसी आप फिर हो नहीं पाएगी क्योंकि अगर आपने कोई परमानेंट स्टेप उठा लिया, तो जो है ये रिवर्सिबल होना चाहिए। और दूसरी बात है नो एंड वेरी लेस साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है कि जो 6 स्टेप्स हैं ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ये 4 कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके बेसिकली हैं। नेचुरल मेथड है एक आपका, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ठीक है। और इन चारों में भी अपने अपने कई सारे टाइप्स हैं। नेचुरल, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल में कई सारे टाइप्स हैं, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। नेचुरल मेथड में 3 चीज़ें आपकी हैं। नेचुरल जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरी चीज़ें मैंने बनाई है। नेचुरल मेथड आपकी 3 चीज़ें हैं, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये तीनों है क्या क्या देखिए। तो नेचुरल मेथड का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, जैसे कि आप नेचुरली जो चीज़ें हैं, यानी कोई फिजिकल बैरियर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेचुरली कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनको फॉलो करके आप जो है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप उसमें हो गया आपका विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस मेथड। विड्रॉल और कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स।
विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ पेनिस एट द टाइम ऑफ प्रायर, एट द टाइम और प्रायर टू इंसेमिनेशन। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय या ख़त्म होने के करीब में जब इजुकुलेशन होता है, पेनिस से जब इजुकुलेशन होना होता है यानी कि स्पर्म को जब बाहर निकलना होता है, तो उस समय क्या हो, आप पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर लें। इतना आपके अंदर जो है कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो है एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन आप इजेकुलेशन बाहर कर दें, यानी कि वजाना से पेनिस को बाहर निकालने और इजुकुलेट आप बाहर इधर उधर कहीं हो जाने दें, अंदर वजाना के अंदर इजुकुलेशन ना होने दें। तो जाहिर सी बात है स्पर्म अगर अंदर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये विड्रॉल मेथड है, ये इंसान की अपनी शक्ति पर निर्भर करता है कि वो इस चीज़ को कितना फॉलोअप कर पाता है, क्योंकि हार्मोनल लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान जो है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस मेथड को फॉलो नहीं कर पाता है। राइट, तो एक तो आपका विड्रॉल मेथड सीधा हो गया कि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या ख़त्म होने के नज़दीक जब इंटरकोर्स होना हो तो सॉरी जब इजुकुलेशन होना हो, इंसेमिनेशन होना हो यानी डिपोजिशन ऑफ सीमन होना हो, तब आप ठीक है उसको रिलीज़ कर लें। क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जानकार लोग जितने होते हैं, देखिए जो सेक्स एजुकेशन का मतलब था कि स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, वो इसीलिए था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हर एक आदमी को आना चाहिए, क्योंकि ये जो वो चीज़ें हैं ये बहुत सारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का ही। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप इस चीज़ को जान पाओगे। तो ये नॉलेज पर डिपेंड करता है, ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। ये इसमें है क्या, इसमें आपको एक चीज़ समझा दूँ मैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट डे होता है, जैसे ये आपका फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे कब माना जाता है, जिस दिन फीमेल को ब्लड आया है, जिस दिन फीमेल को ब्लड आया है वो हो गया उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डे। ठीक है, और जिस दिन ब्लड आके ख़त्म हो जाएगा, फिर ये करते करते एक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लड जब अगले महीने में आना है फर्स्ट डे, तो वहाँ तक वो एंड हो जाता है। तो ये फर्स्ट डे आप काउंट कर लिए कहाँ से, जहाँ से जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, स्टार्ट हुआ, तो 5 दिन तक तो ही चलेगा, 1 to 5 डे तो आपका यही चलेगा। ठीक है, अब 1 to 5 के बाद जो आपका 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15, अब देखिए होता क्या है 1 to 5th डे, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब ये सॉरी यहाँ मेंस्ट्रुएशन होता है नहीं, यहाँ ब्लड फ्लो होता है। तो इस ये तो जो है ये आप ये सेक्स करने के लिए बिल्कुल सही समय नहीं होता है, इसमें तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, अब जो है ओव्यूलेशन जो होना होता है, ओव्यूलेशन हमेशा 14th डे पर होता है। 14th डे पर प्रेफरेबली अगर हेल्दी है फीमेल, अगर हेल्दी है तो इस फर्स्ट डे को लेते हैं 1 to 5 to 6, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए उस जिस दिन फर्स्ट डे जिस दिन ब्लड आया था वहाँ से 14वें दिन जो है वो उस दिन ओव्यूलेशन होना है। 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, 15th 17th 18th लिख देता हूँ, 18th 19th और 20th लिख दे रहा हूँ। ठीक, करते करते आप कहाँ तक आओगे, 28 तक आओगे। 28 डे की साइकिल होती है, तो 14 डेज पर ओव्यूलेशन होता है। अब होता क्या है कि ओव्यूलेशन की जो आपका ओवम है उसकी लाइफ सिर्फ 24 आवर है, 24 घंटे तक वो जिंदा रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे कुछ लोगों में साइकिल थोड़ी बहुत डिफर कर रही है, तो 14 के बजाय वो ओव्यूलेशन हो सकता है 15 को हुआ हो या 16 को हुआ हो। तो 14 15 16 यानी कि आप जान लीजिए कि 13 में भी एवोल्यूशन हो सकता है, 13 14 15 16 में ही पॉसिबिलिटी होती है एवोल्यूशन की, और जो 99% पॉसिबिलिटी होती है वो कहाँ पर होती है, 14 डेज पर होती है। ठीक है, अब स्पर्म की जो लाइफ होती है, स्पर्म अगर वेजाइना के अंदर अगर जाता है, यूट्रस के अंदर जाता है, तो स्पर्म की लाइफ कम से कम 2 दिन होती है, किसी किसी में 3 दिन भी हो जाती है। तो 48 से 72 आवर तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। तो अगर आपने 13th डे पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो स्पर्म पड़ा रहा और 24 घंटे तक जिंदा रहेगा, तो 14th डे आएगा तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हुई होगी और यहाँ से वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। 13th डे आपको अवॉइड करना है। 12 चूँकि उसकी लाइफ 48 दिन तक है, तो यहाँ से यहाँ तक 48 डे हो गया, 48 आवर्स हो गए, तो यहाँ भी आपको अवॉइड करना है। राइट, और होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ओव्यूलेशन 15 डे पर हुआ है, तो 15 डे आपको ऑब्वियसली अवॉइड करना होगा, 16 डे आपको अवॉइड करना होगा। तो जो यहाँ पे जो डेंजर जोन होता है, यानी कह सकते हैं कि जहाँ पर ओवम के रिलीज होने या फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ज़्यादा मानी जाती है, वो लगभग 12th डे से 16 डे तक ज़्यादा होती है। लेकिन बिल्कुल श्योर होने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि 10 से लेकर और 10 से लेकर 17, ठीक है, डे 10 से लेकर डे 17 तक ये जोन होता है, ये बिल्कुल फर्टाइल जोन होता है। ये इसको बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा खतरनाक जोन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं 10 to 17 डेज पर। तो इसलिए मानता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें दिन से लेकर
यानी फर्स्ट डे ब्लड फ्लो हुआ, वहाँ से काउंट कर लीजिए आप 10वां दिन जो रहा हो, उस 10वें दिन से और 17th डे, इस बीच में आपको बिल्कुल भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। और बिल्कुल मिड में तो बिल्कुल भी नहीं, यानी 12वें 13वें 14वें 15वें और 16वें दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप इस 10 से लेकर 17 डे, इस डे को हम लोग जो है, इस 10 से 17 को हम लोग जो है वो फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ये आपका होता है फर्टाइल पीरियड। इस फर्टाइल पीरियड में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर दें और बाकी दिनों में, यानी इस 5 दिन को छोड़ दें और ये फर्टाइल पीरियड अवॉइड कर दें, यानी ये 6 to 9th डे और 17 के बाद 18 से लेकर 28वें दिन तक, इस बीच में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो है वो नील के बराबर होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के जो चांसेस होते हैं, जो डेंजर जोन होता है वो यही होता है 10 से लेकर 17th डे पर। यानी फर्स्ट डे से काउंट करना है आपको। फर्स्ट डे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, 5 दिन तक चली, ये करते करते 28वें दिन आपकी फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाएगा, यानी फर्स्ट फिर से ब्लड आपका आ जाएगा। तो 1 to 18 डेज चलती है। अब इसमें आपको गिनती रखनी है कि किस दिन ब्लड आया था। 1 से 5 दिन, 1 2 3 4 वहीं से काउंट करना है, और वहाँ से जिस दिन ब्लड आया था वहाँ से आपको 10वें दिन से 17th डे तक आपको जो है इस बीच में अवॉइड करना होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। इस बीच में अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो आप यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी बिना प्रोटेक्शन के आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कहीं प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं होती है। तो ये आपका होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, राइट। अब आपका हो गया लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। इसमें इतनी सी बात है कि जैसे जो मदर बच्चे को जन्म देती हैं, पार्चुरेशन जिस दिन होता है, यानी कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का लेवल जब बढ़ता है बॉडी में तो LH और FSH, यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH और FSH, जो कि जिम्मेदार हैं फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। LH FSH ही जिम्मेदार होती हैं फॉलिकल्स को जो है स्टिमुलेट करने के लिए, उनको मैच्योर करने के लिए और ओवम फॉर्मेशन के लिए। तो अगर प्रोलैक्टिन लेवल, यानी कि जब मदर बच्चे को जन्म देती है उसके बाद से उसकी बॉडी में कम से कम 6 महीने तक माना जाता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन। तो उसको फीडिंग करनी होती है बच्चे को। तो बच्चे के जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने तक प्रोलैक्टिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी में। और इस दौरान प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से LH FSH जो है ये कोई इंटरफेयर करता है। इसकी वजह से जो आप शुरुआती 6 मंथ होते हैं, यानी बच्चे के जन्म के बाद से लेकर 6 महीने तक, ये मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको नहीं आती, क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली माना जाता है कि 6 महीने तक, लेकिन कुछ लोगों में होता है कि 5 ही महीने तक चलता है, कुछ लोगों में 4 ही महीने तक चलता है। लेकिन इसकी जो सही साइकिल है वो 6 महीने की है, कि बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक बॉडी में ना ओवम बनेगा और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। तो अगर ओवम नहीं बना, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है ये जो पीरियड होता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सेफ पीरियड माना जाता है। यानी इस पीरियड में अगर कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है तो ये बिल्कुल सेफ माना जाता है। ठीक है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 6 मंथ तक। क्लियर, ये आपका पीरियड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये मैंने बता दिया इसमें। ये तीनों जो होते हैं नेचुरल मेथड है, यानी कि इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं नेचुरली। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को फॉलो करें तो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, और लैक्टेशनल एमेनोरिया में अगर किया गया है सेक्स तो भी जो है आप बचे रहेंगे प्रेगनेंसी से। तो ये नेचुरल मेथड हो गए। अब कुछ जो बैरियर मेथड है, ये आप बात करते हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड जो है ये फिजिकली जो है, हमको हमारा काम अब ये है कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करें, लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ें, कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स लगा दें जिससे जो है ओवम और स्पर्म का मेल ना होने पाए, या अगर मेल हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन ना होने पाए। तो ऐसा कोई बाहरी तरीका, ऐसे कोई तरीके हम अपनाएं, ऐसे कोई फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करें जिससे हम जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकें। ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकें, एंड जो इस गैमेट्स हैं उनका हम फर्टिलाइजेशन ना होने दें, यानी गैमेट्स को मिलने से बचा लें। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है और गैमेट्स को मिलने से बचाना है, तो उन गैमेट्स को रोकने के लिए, गैमेट्स आपस में फ्यूज ना करने पाएँ, उसके लिए हम लोग को इस्तेमाल करना है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में कई टाइप के हैं। एक का मेल कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम है, सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल होता है, डायफ्राम होता है और वॉल्ट्स होते हैं। ये सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट से एक ही चीज़ें होती हैं लगभग। इसमें एक ही चीज़ डिस्कस किया जाए, सर्वाइकल कैप ही डिस्कस किया जाएगा आपसे। और मेल और फीमेल कॉन्डोम में बेसिकली मेल कॉन्डोम इस्तेमाल होती है, कि फीमेल कॉन्डोम उतना सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, दिखाया गया है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सर्वाइकल कैप को डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट से तीनों लगभग एक ही चीज़ें होती हैं, लगभग एक सेम जैसे ही होते हैं, इसलिए आपको इसमें सर्वाइकल कैप ही पढ़ना है। तो बैरियर मेथड का मतलब होता है फिजिकली आप मेल फीमेल गैमेट्स को मिलने ना दें, उनका फ्यूजन नहीं होगा तो अपने आप फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, ओके।
तो मेल फीमेल कॉन्डम की बात करते हैं। मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर फिजिकल बैरियर्स, ये फिजिकल बैरियर हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? थिन रबर के बने होते हैं, बेसिकली लैटेक्स सीट के बनते हैं, थिन रबर या लैटेक्स सीट के बनते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू कवर द पेनिस एंड वेजाइना। अगर मेल है तो पेनिस पे वियर करेगा, उसको पहनेगा, और वेजाइना है तो, अगर फीमेल है तो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करती है उसको, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एक थिन रबर या लैटेक्स सीट होती है जिसको आप जैसे बेसिकली मेल की बात करते हैं वो पेनिस के ऊपर उसको पहन लेते हैं, ठीक। उसके बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो सीमन होगा वो वेजाइना या यूट्रस में, वेजाइना में ना गिर के उसी कॉन्डोम के अंदर गिर जाएगा और आराम से। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो मेल कॉन्डम्स या फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, इसका जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो पेनिस का हिस्सा है वो वजाइना के किसी भी मेम्ब्रेन से के टच में नहीं आता है, जिसकी वजह से जो वजाइना का फ्लूइड है, वजाइना का फ्लूइड बॉडी के फ्लूइड से काफ़ी मैच करता है। वजाइना के फ्लूइड में वो सारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे कंटेंट्स होते हैं, यानी अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो, और वो इन्फेक्शन अगर फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो वजाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें भी वो जर्म्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं। तो वो सारे डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं वो एक्चुअली में आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अवॉइड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मेल कॉन्डोम या फीमेल कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, ठीक है। मेल कॉन्डोम सबसे बेस्ट माना क्योंकि फीमेल कॉन्डोम में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। उससे हो सकता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसमें फीमेल कॉन्डोम में होता है एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया होता है वो बाहर ही रह जाता है, सिर्फ ये अंदर की तरफ कवर करता है, तो उसमें भी टच संभावना होती है। तो सबसे बेस्ट होता है वो मेल कॉन्डोम होता है जिसमें आप इसको बिल्कुल भी आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वजाइना का पोर्शन होता है वो पेनिस को बिल्कुल कवर रखता है, तो बिल्कुल भी उसको टच में नहीं आने पाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा पूरी बैरियर मेथड में आपको बता दूं, सब जो मेल कॉन्डम है ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ही है, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एसटीडीज़। और पहली बात, मेल और फीमेल कॉन्डम ये सारे वन टाइम यूज्ड होते हैं, इजीली डिस्पोजेबल हैं और सेल्फ इंसर्टेड है, यानी कि आप खुद इसको लगा सकते हैं, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें प्राइवेसी को आप मेंटेन रख सकते हैं। तो मेल फीमेल कॉन्डम हो गया। अब सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल सिर्फ फीमेल्स करती हैं, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। जितने मोस्ट ऑफ द बैरियर मेथड है ये मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के लिए ही है, मेल के लिए बहुत कभी बैरियर मेथड है, उसमें जैसे आपका यही है। एक तो अब नेचुरल मेथड है जिसको इस्तेमाल करें, या तो मेल कॉन्डम को इस्तेमाल करें, बाकी जितने भी बैरियर मेथड है वो सारे के सारे फीमेल के लिए बने हैं। सर्वाइकल कैप में क्या होता है, देखिए इसमें सिलिकॉन या रबर की एक कप से ऐसे ये कप होता है, ये आपका देखिए, ये आपका यूट्रस है, ये देखिए ये आपका यूट्रस है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये सर्विक्स है, ठीक है। यूट्रस की एकदम ओपनिंग है, या ये सर्विक्स है, और ये आपका वेजाइना है, ठीक। सेक्सुअल इंटरकोर्स या पेनिस का इंसर्शन यहाँ पर होता है, इतने पर ही होता है, ठीक है। इस रीजन में लगभग जो आपका सीमन होता है वो भी यहीं पर गिरता है। तो इसमें क्या होता है, सर्वाइकल कैप में अच्छी चीज़ें होती है कि आप इसको अपने आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने आप ही इसको फिट कर सकते हैं। सर्वाइकल कप एक कप शेप का होता है, सर्विक्स को कप, इससे हम लोग सर्विक्स को कवर कर देते हैं, ठीक है। ये कप यहाँ लगभग इस्तेमाल किया जाता है, ये कप आप यहाँ पे लगा देते हैं, सेल्फ मतलब खुद ही लगा सकती हैं, फीमेल्स खुद ही लगा लेती हैं इसको, यहाँ पर उसको लगा दिया जाता है और ये इसको कवर कर देता है सर्विक्स को, नहीं सर्विक्स को ब्लॉक कर देगा। यानी ये कप जो है कहाँ इंसर्ट कर दिया जाएगा, सर्विक्स के पास। कप शेप्ड होगा, रबर का बनता है और कभी कभी सिलिकॉन का भी बनते हैं, रबर के भी बनते हैं, ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया था। इससे क्या होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और सीमन यहाँ पर आएगा तो इससे सीमन बिल्कुल यूट्रस के अंदर जाने नहीं पाएगा, और जिससे जो है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल हमेशा स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा के होता है। इस जो कैप है, इस सर्वाइकल कैप को लगाने से पहले इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत स्पर्म अगर किनारों से हो सकता है, किनारे से होकर कहीं अंदर जाए, कहीं अगर मान लीजिए कि हल्का फुल्का ये हिल जाए तो हो सकता है कि स्पर्म अंदर जा सकता हो। तो अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम लगी होगी तो जो स्पर्म से टच में आएंगे वो सबको किल कर देगी। तो इसमें खास बात यही है कि सर्वाइकल कैप्स आर ऑलवेज यूज्ड विद स्पर्मिसाइडल क्रीम। अभी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल होने का मतलब क्या होता है कि आप जो है इसको आप जब चाहो तब हटा सकते हो, यानी इसको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हटा सकते हो, इसके बाद इसको साफ करके दोबारा आप फिर भी पहन सकते हैं, यानी कि ये रीयूजेबल है बार बार। जैसे मेल फीमेल कॉन्डोम में क्या था, वो वन टाइम यूज़ था, ये आप मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड रबर एंड यूज टू कवर सर्विस को कवर करना होता है। कैन बी सेल्फ फिटेड, आप खुद लगा सकते हैं, रीयूजेबल है। इस पर स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ लगाया जाता है। स्पर्मिसाइडल का मतलब स्पर्म को मारने वाली जो क्रीम्स होती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का यूज़ करके इसमें लगाया जाता है। अब इसमें खास बात है, प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी। इसमें एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ वजाना में होता है, वजाना में जो पेनिस आएगा ये तो इसके टच में आएगा ही,
ठीक है। तो वजाइनल फ्लूइड यहाँ रिलीज होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ होगा तो पेनिस और वजाइना का टच यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे वजाइनल फ्लूइड तो टच में आ ही जाएगा। ठीक है। तो इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। इसमें सर्वाइकल कैप में एसटीडीज को प्रिवेंट आप नहीं कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल भी होता है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है। केमिकल मेथड। केमिकल मेथड थोड़ा लेंदी है। केमिकल मेथड में आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, आईयूडी, पिल्स हैं, इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस हैं। इसमें जो आईयूडी है वो क्या होता है, देखिए, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मतलब होता है यूट्रस के अंदर यूज़ होने वाले डिवाइसेस, यानी ऐसे डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर आप यूज़ करें। तो जो आपके आईयूडीज होते हैं ये 3 टाइप के हैं, एक नॉन मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड, एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि वो सिंपली जितने आईयूडी होते हैं वो टी शेप के होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका टी शेप का है, ये प्लास्टिक के बनते हैं, रबर के भी बनते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टी शेप के ऐसे लूप होते हैं। ठीक है, थोड़ा थ्रेड लगा हुआ है। इन टी शेप के लूप को करना क्या होता है, यूट्रस के अंदर बस डाल देना होता है। ठीक है। ये जैसे आपने कॉपर टी पढ़ा वो एक अलग चीज़ है। पहले बताओ नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड मतलब जिसमें कोई भी दवा या कोई भी हार्मोन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिंपली प्लास्टिक का एक लूप होता है। तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होते हैं इनका जो नाम है वो मशहूर है, लिपीज़ लूप के नाम से मशहूर है। ठीक है। तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आपका लिपीज़ लूप ही होता है, प्लास्टिक का एक लूप होता है। ठीक है। और लेटर टी शेप लेटर का होता है। इसको सीधा हम लोग करते क्या है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होती हैं, जो एक्सपर्ट होती हैं, नर्सेज होती हैं, ये सीधा इसको जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देती हैं, यानी वजाइना के रास्ते से इसको अंदर डाल दिया जाता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर बस ये पड़ा रहता है। इसका काम इतना होता है कि यूट्रस के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है। अब ये याद रखिए काम कैसे करता है ये। असल में यूट्रस की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इस यूट्रस के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस पड़ा है, यूट्रस के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी कोई ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, मतलब एक कंसिडरेबल साइज का एक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर यूट्रस के अंदर पड़ा हो, तो यूट्रस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। यानी यूट्रस कहेगा, यूट्रस को ये चीज़ हो जाती है कि अगर मेरे यूट्रस के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, पड़ा हुआ है, तब तक यूट्रस कभी भी ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट होने ही नहीं देगा। ठीक है। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल है तो यहाँ इम्प्लांटेशन होगा तो बेबी कैसे डेवलप होगा। तो यूट्रस के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे ही इसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस इंसर्ट होता है, अंदर रहता है, जब तक रहेगा इसके अंदर तब तक वो यूट्रस अब कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। यूट्रस नेवर फैसिलिटेट्स इम्प्लांटेशन इफ एनी फॉरेन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन यूट्रस। दिस आईयूडी एक्ट एज फॉरेन सब्सटेंस। ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, जिसको लिपीज़ लूप के नाम से मशहूर है, ये नॉन मेडिकेटेड होता है, सिंपली प्लास्टिक का बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको अंदर डाल देते हैं। ठीक है। और इसको जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज होती हैं वही इस्तेमाल करती हैं, वही इंसर्ट करती हैं इसको। ठीक है। तो ये आईयूडी आपका फॉरेन सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, और जो है इससे आप ये आपके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, और एक रिवर्सिबल मेथड होता है, यानी कि इसको जब चाहो तब आप इसको आप निकलवा सकते हैं, वापस आप प्रेगनेंसी गेन कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊं आपको, जो आईयूडीज़ हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं वो आईयूडी मेथड, यानी केमिकल मेथड का आईयूडी, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मेडिकेटेड क्या होते हैं, जो मेडिकेटेड आईयूडीज़ हैं उनका मतलब बस यही होता है, वो भी कॉपर से, वो भी टी शेप के ही होते हैं, वो सब भी इसी शेप के होते हैं। शेप में कोई चीज़ नहीं आता, प्लास्टिक या रबर के हो सकते हैं। बस खास बात ये होती है इसमें कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इसमें कुछ ये स्पेशल टाइप के होते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि ये जो लूप इस्तेमाल होता है ये कॉपर का इस्तेमाल होता है, या कॉपर आयंस रिलीज़ करने वाला होता है। तो मेडिकेटेड आईयूडीज़ ये होती हैं, दीज आर कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीज़, यानी कि ये क्या करती हैं, ये जब यूट्रस के अंदर फिट होंगी तो यूट्रस के अंदर जाने के बाद ये कॉपर आयंस रिलीज़ क्या करती हैं अपनी बॉडी से, यानी अपने इस ऑब्जेक्ट से कॉपर आयंस को रिलीज़ क्या करती हैं। और कॉपर आयंस की खास बात ये होता है कि कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक। तो अगर सीधी सी बात यह है कि इम्प्लांटेशन तो वैसे भी नहीं होना है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस को बिल्कुल रोक देता है, क्योंकि कॉपर आयंस अगर रिलीज़ होंगे तो बहुत सारे स्पर्म्स को जो है उनकी मोटिलिटी को कम कर देंगे। मोटिलिटी कम हो जाएगा तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, और एक तरीके से स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसको कम कर देते हैं, और यूट्रस की जो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ा देते हैं ये। तो वही आईयूडीज़ जो कॉपर रिलीज करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉपर टी। दीज आर कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीज अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स लाइक CUT यानी कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375, ये सब डिफरेंट तरीके के मेडिकेटेड आईयूडीज का नाम है। ये सब बेसिकली क्या करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है। मैंने बता दिया कैसे काम करते हैं।
मेन ये याद रखिएगा कि कैसे काम करते हैं ये आईओडीज Cu2+ आयंस। ये मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड में डिफरेंस शेप वही है, शेप उसी शेप का होगा, उसी तरह उसको इंसर्ट भी किया जाएगा। बस ये है कि ये कॉपर आयन जो है रिलीज़ करते हैं साथ साथ में। अब कॉपर आयन जब रिलीज़ करते हैं तो वो कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, और यूट्रस की जो फाइकोस्टाटिस प्रॉपर्टी होती है जो बहुत सारे स्पर्म को खा जाता है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे जो है इस ये आप फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपका मेडिकेटेड आईओडीज़। इनके नाम मशहूर हैं, याद रखिएगा। ये कॉपर टी, CuT, Cu7 और मल्टीलोड 375, ये सारे के सारे मेडिकेटेड आईओडीज़ होते हैं। ठीक है, ये भी आपका रिवर्सिबल है और ये भी आपका सेफ है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होते हैं जो कॉपर ना रिलीज करके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, यानी दिस आईओडी कंटिन्यूसली रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड समटाइम्स बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड। अभी आपको ये बताइए किस तरह से हार्मोन्स की ज़रूरत भी है प्रेगनेंसी में, और अगर ये हार्मोन बाहर से या अनयूजुअल तरीके से दिए जाते हैं तो ये किस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे कैसे काम करते हैं। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ के होते हैं जो जिनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन और जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हो या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज़ करते हो। असल में जब इम्प्लांट कर दिए जाएंगे अंदर तो ये वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेंगे। अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करें या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज़ करेंगे, और ये ऑल टाइम रिलीज़ करेंगे। अब ये होता क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की ज़रूरत ऑल टाइम नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग डे पर अलग अलग ज़रूरत है, नहीं किस डे पर कभी एस्ट्रोजन कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए, कभी हाई लेवल का चाहिए, कभी कम लेवल का चाहिए, कभी आपको प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा चाहिए, कभी आपको एस्ट्रोजन कम चाहिए, कभी एस्ट्रोजन ज़्यादा चाहिए, कभी आपको प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा चाहिए। तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो अपने हिसाब से अपने समय पर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को ऊपर नीचे करती है। मैं पूरे के पूरे मंथ में आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एक जैसा नहीं चाहिए। अगर आपने एक ही लेवल पूरे महीने भर रखा तो जाहिर सी बात है कि जो आपका यूजुअल फर्टिलाइजिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और यही काम ये करता है। ये क्या करते हैं लगातार बॉडी में आईओडीज़ करती हैं प्रोजेस्टेरॉन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करने वाली भी होती है कुछ आईओडीज़, और कुछ होती हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंबाइंड रिलीज़ करती हैं। और इनके रिलीज होने से, इनके कॉन्टिन्यूस रिलीज होने से क्या होता था, अनयूजुअल टाइमिंग ऑफ दीज हार्मोन मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इसकी वजह से आपका जो यूट्रस होता है वो अनसुटेबल हो जाता है, यानी उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, और डेवलपमेंट नहीं। और दूसरी बात, जो सर्विक्स का म्यूकस होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, सर्विक्स जो आपका होता है, सर्विक्स के पास म्यूकस होती है जो ब्लॉक कर देती है प्रेगनेंसी के बाद, तो उस म्यूकस को ठीक कर देता है। अगर सर्विक्स की म्यूकस को आप ठीक कर दोगे तो जो वजाइना में जो स्पर्म रिलीज़ हुआ है वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा, यानी कि अंदर यूट्रस पर नहीं चढ़ पाएगा। तो सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देता है और यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है, यानी अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। ये हार्मोन रिलीजिंग आपके आईओडीज़ होते हैं। ठीक है, आईओडी, अब ये जितने आईओडीज़ हैं याद रखिएगा, नॉन मेडिकेटेड हो चाहे मेडिकेटेड हो चाहे हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ हो, सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भाई यूट्रस में पड़े हुए हैं। ये आप जो एसटीडीज़ फैलती है वो कहाँ से फैलती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आप करते हैं तो वजाइनल फ्लूइड से होती है, तो वो तो आप इस्तेमाल ही कर रहे हो ना। अगर आप ये मेथड ले रहे हो